आज का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के लिए हम लोगों ने इससे पहले जो डिविडेंड पॉलिसी या शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, मर्जर और एक्विजिशन, इन सभी अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने सीखी थी, वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग क्यों होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पे होता है, उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होता है, ये सब कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं। कैपिटल बजटिंग नॉर्मली अगर हम लोग सोचें तो जब भी किसी बिजनेस में किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग्स के लिए जो हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं और उन पैसों को हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं इन टू आवर कैपिटल असेट्स। उन कैपिटल असेट में हम लोगों ने पैसा, या कैपिटल प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमें उनसे मिलने वाला जो रिटर्न है, जो हमारे फ्यूचर इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज है, वो हमें उनके साथ में जो हमारे कैश आउटफ्लो, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग उसे कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि विच प्रोजेक्ट, विच असेट शुड बी ब्रॉट और शुड बी सिलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फिक्स असेट में इन्वेस्ट करना है तो फिक्स असेट इन्वेस्ट करते हुए, उन्हें परचेस करते हुए जो इनिशियल फंड्स हम लोग वहाँ पे करेंगे, वो हमारा कैश आउटफ्लो कंसिडर होगा। उस कैश आउटफ्लो में से जो उस पर्टिकुलर असेट को यूज करके हमें जो फ्यूचर कैश इनफ्लो जनरेट होंगे, उससे हम लोग इसके साथ में कंपेयर करते हैं और इन सभी को हम लोग ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर करते वक्त उन्हें किस तरह से हम लोगों को हमारी फंड्स मोबिलाइज करने हैं, ये सारी टेक्निक्स हम लोग कैपिटल बजटिंग में सीखते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं उनमें से ये सभी पॉइंट्स, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, देन नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस, कैटेगरीज ऑफ कैपिटल बजटिंग, देन टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स, कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर और कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज सीखनी है। साथ ही साथ में हम लोग एक और लेक्चर भी लेंगे जो कि आपके लिए एक या दो क्वेश्चंस उसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में? तो इंट्रोडक्शन कहता है कि कैपिटल बजटिंग, capital expenditure budget or a capital budgeting is a process of making the decisions regarding the investments in fixed asset which are not meant for sale, such as land, building, machinery और furniture। जो हमारी फिक्स असेट होती है, जो हमारे डे टू डे बिजनेस में हम लोग उसे यूटिलाइज करते हैं टू जनरेट अ रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, उन सभी कैपिटल असेट्स में या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमारी होती है कैपिटल बजटिंग। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, द वर्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज इंक्लूडिंग फिक्स असेट। ऑब्वियसली जब भी कभी हम लोग कोई भी असेट परचेस करने के लिए जाएंगे तो जो फंड्स हम लोग पे करने वाले वो हमारे लिए एज एन एक्सपेंडिचर होंगे, जो हमारे रेवेन्यूज में या हमारी इनकम्स में से हम लोग उसे पे करेंगे। ये एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके के होते हैं। एक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग कहते हैं, जो रिकरिंग इन नेचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दूसरे वन टाइम पेमेंट हम लोग जिनके लिए करते हैं फॉर टू अर्न द लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट। Then it refers to the process by which management selects those investment proposal which are worthwhile for investing available funds। जो फंड्स हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उनसे जो हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं, वो रिटर्न्स अगर हमारे वर्थवाइल होंगे तो ही हम लोग उस पर्टिकुलर प्रपोजल को सिलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे प्रपोजल को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, राइट। अल्टीमेटली ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये हमारे कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्शन की टेक्निक्स, प्रपोजल्स की जो प्रोसीजर है वो फॉलो यहाँ पर हम लोग करते हैं। फॉर दिस पर्पज मैनेजमेंट इज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्वायर और add to or replace the fixed asset in the light of overall objective of the firm। ऑब्वियसली जो कोई भी हम लोगों को रिटर्न मिलने वाले हैं या हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो क्यों करेंगे और किस तरह से करेंगे? एक
शायद से हम लोग नई फिक्स असेट परचेस करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग फिक्स असेट में कुछ एडिशनल चेंजेस करेंगे जो जिनके लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगने वाले एक हाई टेक्नोलॉजी प्लांट या मशीनरी को परचेस करने के लिए जितनी फंडिंग्स लगेगी, वो फंडिंग्स या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास में है उससे हम लोग कुछ एडिशनल पार्ट्स अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो उसमें होने वाली जो हमें बेनिफिट्स हैं वो सभी ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं जो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होंगे टू चेंज व्हाइल द चेंजिंग द और रिप्लेसिंग द पर्टिकुलर असेट्स, तो वहाँ पे हम लोग उन्हें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एसोसिएटेड विद द अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जो कोई भी पैसे हैं हमारे उनसे रिलेटेड ही ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर या फंडिंग्स जो है इनके रिलेटेड होंगे। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन विच इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द फ्यूचर पीरियड। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जिनका बेनिफिट, जिनमें से मिलने वाले रिटर्न्स हैं वो आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए ज़्यादातर मोर देन 1 ईयर के लिए हमारे पास में उसे जनरेट करने के लिए यूज में हम लोग लेते हैं, राइट। सो द बेनिफिट ऑफ विच द सपोज टू बी एग्जॉस्टेड विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर कंसर्न। वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिनका बेनिफिट उस पर्टिकुलर ईयर में ही हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, तो रेंट एक्सपेंसेस जो हम लोग पे करते हैं वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए पे करते हैं जिसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर या फिर अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर में पे किया होगा उसके लिए। लेकिन अगर वही हम लोग कहीं पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इनिशियल फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो कोई भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने पड़े होंगे उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते वक्त, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के जो बेनिफिट्स है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो आने वाले सेवरल ईयर्स में हम लोग वैसे के वैसे कर सकते हैं, राइट। ये थे हमारे कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग नेचर। क्या नेचर होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स इन्वॉल्व अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। ऑब्वियसली जो कोई भी हमारे कैपिटल बजटिंग होंगे उनमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे होगा? तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग फिक्स असेट में करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी? तो मे बी उससे हम लोग न्यू फिक्स असेट परचेस करेंगे या एग्जिस्टिंग फिक्स असेट में कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे या फिर कुछ एडिशनल हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Second, the capital expenditure, once approved, represents the long-term investment that cannot be reserved or withdrawn without the sustaining a loss. Obviously, जो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक बार अप्रूव हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों को मशीनरी परचेस करनी है, तो मशीनरी परचेस करते वक्त जितनी भी वैल्यू हमारी होगी उस वैल्यू के लिए सैंक्शन अमाउंट मिलने के बाद उसे इन्वेस्ट करने के बाद जो हम लोगों को रिवाइज करना है या फिर उसे अर्न करना है, रिकवर करना है, तो उसे हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने इनकर्ड किए हैं उन कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करने के बाद उस पर्टिकुलर असेट को मॉर्गेज रखकर हम लोग अलग जगह से आउटसाइडर से लोन जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल बजट। प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल बजट capital budget plans involves the forecasting of several years profits in advance in order to judge the profitability of the project. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक मशीनरी परचेस करनी है और उस मशीनरी को परचेस करने के बाद आने वाले सेवरल ईयर्स में से उस मशीनरीज में से जो हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं उस प्रोडक्शन को सेल करके या फिर उस पर्टिकुलर मशीनरी से ही मिलने हुए बेनिफिट को हम लोग क्या करेंगे? गैदर करेंगे और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस अगर हम लोगों ने कोई मशीनरी परचेस करते हो तो वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसे इन्वेस्ट करने के बाद हर साल अगर हम लोगों को 2 लाख रुपए का उस पर्टिकुलर मशीनरी से या असेट से इनकम जनरेट हो रहा होगा, तो आने वाले 5 साल तक हम लोग उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेंगे और 5 साल के बाद जो कोई भी हम लोगों को नया इनफ्लो मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा?
ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। तो इन सभी जजमेंट को, उन सभी प्रॉफिटेबिलिटीज को कंसीडर करके, प्रोजेक्ट करके, प्रेडिक्ट करके, बजटेड प्लान्स में इन्वॉल्व करके हम लोग कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजंस जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं। देन इट मे बी asserted here that the decisions regarding the capital investment should be taken very carefully so that the future plans of the company are not affected adversely. Obviously कोई भी कैपिटल डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेना है तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोगों को वहाँ पे करनी होती है इन अ फिक्स असेट। अगर हम लोगों ने कहीं पर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी तो मे भी हम लोगों को आने वाले पीरियड के लिए फाइनेंस या फंडिंग स्कीम वहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स दिखाई दे सकते हैं, राइट। तो उनके लिए ना हो तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग के लिए जब भी हम लोग कोई भी डिसीजन को फाइनल करें या फिर किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करें तो उन्हें एग्जीक्यूट करते वक्त ओवरऑल व्यूज हमें जानकर लेने चाहिए। ये हुए नेचर्स। उसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। अब इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट हमें कवर करने हैं या कौन कौन से पॉइंट हमें देखने हैं, उसमें आता है पहला इनडायरेक्ट फोरकास्ट ऑफ सेल्स, दूसरा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट, थर्ड टाइमिंग ऑफ असेट एक्विजिशन, देन फोर्थ कैश फोरकास्ट, फिफ्थ वर्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर दैट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, और सिक्स्थ में आते हैं अदर फैक्टर्स जो हमें ज्यादातर कंसीडर करने हैं, राइट। नेक्स्ट तो एक के बाद एक हमें इसे देखेंगे इंपॉर्टेंस के लिए। पहला आता है इनडायरेक्ट फोरकास्ट ऑफ द सेल्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर सेल्स ऑफ द फर्म। The investment in a fixed asset is related to the future sales of the firm during the lifetime of the asset purchase। जो कोई भी हम लोग फिक्स असेट परचेस करने वाले हैं उसमें से जो कोई भी सेल्स हम लोग जनरेट करेंगे या रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो उस पर्टिकुलर फिक्स असेट से कैसे रिलेटेड होगा उस पर्टिकुलर असेट की लाइफ टाइम के लिए, वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इट इन्वॉल्व, इट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग the production facility to cover the additional cells shown in the less sales budget, right। जो हमारा सेल्स बजट है उसमें से क्या एडिशन होगा, क्या प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इन्वॉल्व होगा, वो भी पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर इन सेल्स बजट में कंसीडर करते हैं। एनी फेल्यूर टू मेक द सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेटली would result to the over investment or under investment in a fixed asset, and any erroneous forecast of assets needs may lead the firm to the serious economic results। Obviously capital budgeting क्यों वहाँ पे important है, तो जो हमारा indirect forecast सेल है, जो हम लोग आने वाले पीरियड के लिए जो सेल्स करने वाले हैं उन सेल्स के लिए जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड मटेरियल होता है तो उस रॉ मटेरियल की फोरकास्टिंग जिस तरह से करता है उसी तरह से उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए जो फिक्स असेट रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उनके लिए वो कंप्लीट बजट, कंप्लीट स्टडी वहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए। वो एक्यूरेट होता है कैपिटल बजटिंग की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मशीनरी 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है एक महीने में, तो हमें 100 यूनिट्स एक महीने में प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी। तो ऐसा लॉन्ग टर्म जो जब हम लोग सेल्स फोरकास्ट करते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट। जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग के बारे में सोचें तो कहीं पर भी हमें एक असेट जैसे कि मशीनरी के बारे में अगर सोचें तो मशीनरी जब हम लोग अगर कहीं प्रोडक्शन के लिए यूज में आनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग दो अलग अलग या उससे ज़्यादा एस्पेक्ट पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नई मशीनरी डायरेक्टली परचेस करो, नई मशीनरी हायर करो, नई मशीनरी लीज पर लो या फिर एग्जिस्टिंग मशीनरी को अपग्रेड करो। ऐसे अलग अलग कुछ प्रपोजल्स होंगे जिनके लिए लगने वाला जो खर्चा होगा वो खर्चा दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर
वो खर्चा और साथ में उनमें से मिलने वाले रिटर्न। तो जिसमें से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जिसमें से इनफ्लो ज़्यादा होगा, जिसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा मिलती होगी, वो प्रपोजल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यही कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कैपिटल बजटिंग में करते हैं। कैपिटल बजटिंग मेक्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट which are wearing out or are in danger of becoming obsolete so as to make the best possible investment in the replacement of the assets. For this purpose, the profitability of each project is estimated. Obviously, जितने भी possible projects होंगे उन सभी की profitability हम लोग पहले ascertain करेंगे, estimation करेंगे और उसके बाद ही हम लोग decision जो होगा वो final करेंगे। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द कंपैरेटिव स्टडी। थर्ड है टाइमिंग ऑफ असेट्स एक्विजिशन। टाइमिंग ऑफ असेट्स एक्विजिशन, अब इसका मतलब क्या है? The proper capital budgeting leads to the proper timing of assets acquisition and improvement in quality of assets purchased. It is due to hit nature of a demand and a supply of a capital goods. The demand of a capital goods does not arise. The demand of a capital goods does not arise until the sales impinge or a productive capacity, and such situation occur only intermediately. On the other hand, the supply of capital goods with their availability is one of the function of a capital budgeting. Ultimately, जब टाइमिंग होता है, मतलब जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तभी हम लोग कैपिटल जो होगा उस कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। कैपिटल बजटिंग क्या ज़रूरी करता है? तो जो हम लोगों को एसेट एक्वायर करनी है, उस एसेट को एक्वायर करते हुए उसे कब एक्वायर करना है ये भी हमें वो गाइड करता है, ताकि हमें जो एग्जिस्टिंग असेट्स है उसे फुल्ली यूटिलाइज कर सके। दूसरी, जो न्यू असेट्स हम लोग परचेस करने वाले हैं या रिप्लेस करने वाले हैं, उन असेट्स को हम लोग स्टार्टिंग से यूटिलाइज करते हो बिफोर जो कोई भी हमारी प्रोडक्शन और सप्लाईज है उससे कहीं पर भी अफेक्ट ना करते हुए हम लोग उन्हें यहाँ पर यूज में लेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो कि है कैश फोरकास्ट। अब ये कैश फोरकास्ट है क्या? इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स सब्सटैंशियल फंड्स which can only be arranged by making the determined efforts to ensure their availability at the right time. Thus, it's facilitate the cash forecast. Obviously, जब भी कभी हम लोगों को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन सभी के लिए हमारे पास में कैश जो होती है वो हमारी बैंक बैलेंस में अवेलेबल होगी ही क्या ये पता नहीं। तो उनके लिए कैलकुलेशन करने के लिए, उनके लिए समझने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? तो जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए जो फंड्स हैं वो फंड्स राइट टाइम पे हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए। उनके लिए जो कैश फोरकास्टिंग मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो होगी वो भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दैट इज रिलेटेड टू द वर्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है? वर्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, द इम्पैक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज फार reaching. It protects the interest of the shareholders and of the enterprise because it avoids the over investment and under investment in fixed asset. By selecting the most profitable projects, the management facilitates the wealth maximization of the equity shareholders. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर्स की प्राइस ज़्यादा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग जिसे कहते हैं या कैपिटल वैल्यू जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम लोग कहते हैं कंपनी की, तो वो कब ज़्यादा होगी? जब कंपनी के फंड्स हमारी अच्छी खासी असेट्स में इन्वॉल्व होंगे और साथ ही साथ में जो लायबिलिटी होगी वो कंपनी की कम होगी। और अगर लायबिलिटी कम है और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर की गई है और रेवेन्यू भी अच्छे से जनरेट हो रहा है तो अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ अ शेयर होल्डर होगी या वैल्यू पर शेयर होगी वो ज़्यादा ही होगी, राइट। अदर फैक्टर्स जो हम लोग इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के लिए कंसीडर करते हैं उनमें एक के नीचे एक, इट असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग अ सेकेंड डेप्रिसिएशन अ साउंड डेप्रिसिएशन एंड असेट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। जो हम लोगों को डेप्रिसिएशन मतलब कैपिटल बजटिंग क्यों कंसीडर करते हैं हम लोग? तो उसमें आने वाले अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जब भी हम लोग कई नई असेट परचेस करते हैं तो उस नई असेट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त वो डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर असेट की एस्टिमेटेड लाइफ के लिए चार्ज किया जाता है। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब अगर कोई मशीनरी हम लोगों को परचेस करने के बाद 10 साल यूटिलाइज करनी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कंटिन्यूसली स्मूथली चलता रहेगा। 10 साल के बाद भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मे भी वहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी उतनी नहीं मिल सकते जितनी 10 साल तक मिलेगी। तो उनके लिए जो रिप्लेसमेंट के लिए पॉलिसीज होती है, तो डेप्रिसिएशन फंड्स जो हम लोग क्रिएट करके रखते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं। देन इट मे बी यूजफुल, सेकेंड वन इज इट मे बी यूजफुल एंड considering methods of the cost reduction. A reduction campaign may necessitate the consideration of a purchasing most up to date the modern equipment. रिडक्शन मतलब क्या, कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है तो उन नॉर्मल वैल्यूज को कंसिडर करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो जितनी भी वैल्यू होगी तो उन वैल्यूज को असेट्स को परचेस करते वक्त या फिर हमारी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम्स होंगी तो उनमें अगर हम लोग एसेट की वैल्यू कम करते हैं या रिडक्शन करते हैं या अप्रिसिएशन करते हैं तो वो सभी भी यहाँ पर कंसिडर होती है। देन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट मैनुअल वर्क बाय मशीनरी मे बी सीन फ्रॉम द कैपिटल फोरकास्ट, बी कंपेयरिंग द मैनुअल कॉस्ट एंड द कैपिटल कॉस्ट। जो कैपिटल कॉस्ट है उसे और जो हमारी नॉर्मल कॉस्ट होगी तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। The capital cost of the improving working condition, the capital cost of improving working conditions of the safety can be obtained through the capital expenditure forecasting. सेफ्टी किस तरह से असरटन होगी, ऑब्वियसली जो मशीनरी नई नहीं होगी उसमें होने वाले चांसेस एक्सीडेंट्स या फिर ज़्यादातर जो हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सेफ्टी हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे मेंटेन रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान्स, इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड असिस्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरल पॉलिसी। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं या पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं, तो वो इन तरह की सभी फ्रेमिंग्स को कंसिडर करता है, सभी पॉलिसीज को कंसिडर करता है। कैपिटल बजटिंग के थ्रू हमारी जो जनरल पॉलिसी है उसे भी फॉर्मुलेट कर सकता है। Last point, it studies the impact of the capital investment on the revenue expenditure of the firm, such as depreciation, insure and their fixed asset, right? तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होगा कि जो कोई भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, एक पर्टिकुलर कैपिटल असेट हम लोगों ने परचेस करने के बाद उसके ऊपर चार्ज किया जाने वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ में जो हमारा इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट जो हम लोग पे करेंगे उस कैपिटल एक्वायर करने के लिए, जो फंड्स हम लोग कलेक्ट करने वाले उस पर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट, साथ ही साथ में फिक्स एसेट के लिए कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ में कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर जो कि इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे वो सभी, और उनके मेंटेनेंस के लिए जो कोई भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे उन सभी को भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है और फाइनली कैपिटल जो डिसीजन होगा तो वो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन फाइनल किया जाता है, राइट। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कैटेगरीज ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैटेगरीज में क्या कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में या फिर कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स टू मेंटेन द बिजनेस। जो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या असेट होगी उस असेट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्शन साइकिल होगा वो कंटिन्यू करेंगे। देन दूसरा, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली कोई एक जगह पे अगर हम लोग ओल्ड मशीनरी यूज करते हैं तो उस ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करके न्यू मशीनरी अगर हम लोग वहाँ पे लेके आते हैं तो मे भी शायद हमें ओल्ड मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो रिकरिंग कॉस्ट पे करना होगा वो नई मशीनरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग इस तरह के कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं वो वहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स। एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स मतलब क्या, जो हमारे इंडिविजुअल कंपनी है उस कंपनी को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना होगा या फिर हमारी जो मार्केट कैप्चर होगी वो बढ़ानी होगी तो उनके लिए जो एक्सपांशन करना होगा, तो एक्सपांशन करते वक्त
क्या क्या नई इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी, उन इन्वेस्टमेंट से क्या क्या रेवेन्यू जनरेट होंगे, और उन रेवेन्यूज को जनरेट करना और उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स में या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने के लिए डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, ये भी एक तरह के कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट डी पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट और अ मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन डिसीजंस। अगर हम लोग कहीं नए प्रोडक्ट को परचेस इनोवेट करने वाले हैं या फिर मार्केट में लाने वाले हैं तो वो भी यहाँ पर कंसीडर होता है। और लास्ट मैंडेटरी प्रोजेक्ट, मैंडेटरी मतलब क्या, अगर कोई इंडिविजुअल असेट होगी उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करके एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट कम होती है और वो वैनिश होती है, तो उसके बाद में नई असेट हम लोगों को परचेस करना जरूरी है। तो इस तरह के कुछ मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो इस तरह के ओवरऑल कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स। अब हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चंस इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज चाहे वो रिप्लेसमेंट के लिए हो या फिर कॉस्ट रिडक्शन के लिए हो, एक्सपांशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन या फिर मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स के लिए हो, हम लोगों को कैलकुलेशन करना किस तरह से है या फिर किन किन प्रपोजल्स को वहाँ पे एस्टिमेट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे विच इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स। अब प्रपोजल्स कौन कौन से होंगे, तो इन तरह के 3 प्रपोजल्स होता है। पहला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स व्हेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द वन प्रपोजल implies the automatic rejection of the other proposal। मतलब दो हमारे पास में अगर प्रपोजल होंगे या दो से ज्यादा होंगे और किसी एक को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक दूसरे रिजेक्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को प्रोडक्शन के लिए टाइप ए मशीनरी परचेस करनी है या फिर टाइप बी मशीनरी परचेस करनी है, तो उनमें से दोनों में से कोई तो भी एक ही मशीनरी हम लोग वहां पे सिलेक्ट करेंगे। मे बी इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हो सकता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल और कंटिंजेंट डिसीजंस। अब इसका मतलब क्या, तो when the acceptance of one proposal implies the acceptance of the another proposal or other proposal complementary to it, rejection of the one proposal implies the rejection of the complementary proposals, all the complementary proposals। इसका मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम लोगों के पास में कॉन्ट्रैक्ट है और हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए हम लोग जब बिल्डर को किसी को अपॉइंट करता है या फिर उससे टेंडर के लिए रिक्विजिट भेजता है, तो प्रपोजल के साथ साथ टेंडर में बिल्डर क्या करता है, तो बिल्डर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आने वाले सभी इंडिविजुअल सब कॉन्ट्रैक्ट को भी साथ में कोट करके हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है बिल्डिंग के प्रपोजल की। तो अगर हम लोगों ने उस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक बिल्डर को सिलेक्ट किया तो उसमें आने वाले प्लम्बर, देन हमारे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, पेंटिंग्स, कलर्स, मेंटेनेंस, इन सभी अलग छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम लोग वहां पे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। सॉरी, ऐसा उसका मतलब होता है। अगर सपोज हम लोग दो अलग अलग बिल्डर्स ने हमें टेंडर भेजे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक बिल्डर को अगर रिफ्यूज करते हैं तो उसके साथ आने वाले सभी सब कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग वहां पे रिफ्यूज कर देते हैं। और थर्ड आता है विच इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स विच इज रिलेटेड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस व्हेन द एक्सेप्टेंस और अ रिजेक्शन of a one proposal doesn't affect the acceptance or a rejection of the another proposal। हाँ, ऐसा भी होता है। कैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कुछ अलग अलग हमें मशीनरी परचेस करते वक्त कुछ ऐसी मशीनरी की जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है और कुछ ऐसी मशीनरी है कि जो एक्चुअल हमारी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होती है। तो प्रोडक्शन प्रोसीजर के लिए जो कोई भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है वो मे भी हमारे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मशीनरी है उनके डिसीजंस को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो होती है इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। 3 प्रपोजल्स याद रखना, इसके लिए एक्सटर्नल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक के साथ बाकी सभी भी जो है प्रपोजल वो सारे के सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ में अगर एक एक्सेप्ट किया तो दूसरा में भी वहां पे उसके साथ में रिजेक्ट हो सकता है। और तीसरा जो इंडिपेंडेंट है उसका मतलब है कि एक एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो उसका इफेक्ट किसी भी दूसरे प्रपोजल पे नहीं होगा। ये तीनों टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स के बेसिस पे जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यहाँ पे नीचे डेवलप की गई है। इन प्रोसीजर में आने वाले पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
तो इन सभी प्रपोजल्स को जहाँ से हम लोग कैपिटल बजटिंग के लिए या फिर इंडिविजुअल एक्सपेंशन के लिए जो हम लोगों ने ऊपर प्रोजेक्ट्स के टाइप्स देखे, जो 5 टाइप्स हम लोगों ने देखे, उन सभी पांचों टाइप्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे उन सभी को हम लोग पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद उनके लिए स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद इवैल्यूएशन, एस्टैब्लिशमेंट और फाइनल अप्रूवल और फाइनल इवैल्यूएशन ऑल्सो। ये 6 स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होती है। पहली स्टेप में क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेज is the conception of a profit making idea. The proposal may come from the rank and file a worker of any department or from any line of officer. The department head collects all the investment proposals and reviews them in the light of the financial and risk policies of the organization in order to send them to the capital expenditure planning committee for a consideration. क्या क्या हमें कौन कौन सी असेट्स की रिक्वायरमेंट है या कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी के साथ में डिस्कस करके कुछ हमारे प्रपोजल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन वर्कर जो होते हैं वो मशीन वर्कर ही बताएंगे कि उस पर्टिकुलर मशीनरी में हमें क्या फॉल्ट है या फिर उसे चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। अगर उसे चेंज करना है तो क्यों चेंज करना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो सारी हमारी जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन टीम या बाकी प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग कमेटी उसे कंसीडर करेंगे। तो ऐसे सारे जो रिक्विजिट्स होते हैं या प्रपोजल्स होते हैं वो सभी प्रपोजल्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोग करने वाले होते हैं, उन सभी को वहां पे मैनेजमेंट बेसिक इवैल्यूएशन पर्पस जो सिलेक्शन के लिए हम लोगों के लिए जाते हैं, तो 19 स्टेप के लिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल। In the large organization, a capital expenditure planning committee is established for the screening of various proposals received by it from the heads of various departments and the line officers of the company. The committee screens the various proposals within the long-range policy framework of the organization. It is to be ascertained by the committee whether the proposals are within the selection criteria of the firm or they need to do it the department imbalances or they are profitable. मतलब जो स्क्रीनिंग करते वक्त ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होगा उन प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, पॉलिसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड या फिर कंपनी की जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ में प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, वो बेसिक पॉइंट्स जो होता है वो बेसिक पॉइंट स्क्रीनिंग कमेटी एवेल्युएट करती है और उन्हें शॉर्टलिस्ट करती है। अगर वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद सही हो तो उसे इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता है। The next step in a capital process is to evaluate the different proposals in the term of the cost of capital, the expected returns from the alternative investment opportunities and the life of the asset with any of the following evaluation technique. अब ये evaluation technique कौन कौन सी होगी ये हम लोग आगे चल के सीखने ही वाले हैं, राइट। और इन्हें सीखते वक्त हम लोग कुछ कैलकुलेशन सम भी सीखेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन करना मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो कितने होंगे, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर इनमें एक प्रपोजल में इन्वेस्ट ना करते हुए दूसरे किसी में इन्वेस्ट किया या दूसरा कोई ऑप्शन चूज किया तो उससे कंपेयर करना, और साथ ही साथ में जो लाइफ ऑफ द असेट्स है उसे भी वहां पे कंसीडर करना। ये कब होता है, तो ये बाकी सभी जो हमारी मेथड्स हैं उन सभी मेथड के थ्रू हम लोग उसे इवेल्युएट करते हैं, जिसमें से कुछ मेथड हम लोगों ने पहले ही सीखे हैं। पहला आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा है। देन पेबैक मेथड ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेबैक पीरियड या पेबैक रिटर्न के लिए हम लोगों को कैपिटल रेशनिंग के चैप्टर में हमें सीखना है। और मेथड रिलेटेड टू द डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज, ये डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज से रिलेटेड भी हम लोगों ने कुछ मेथड सीखी है, राइट। तो इन सभी मेथड्स को अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना हो तो आप लोग पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, राइट। तो
सभी डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज या सभी टेक्निक्स इन तरह की प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो हमारी प्रोसीजर में होती है, वो है एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटीज। अब आफ्टर द प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल, अनइकोनॉमिक और अनप्रॉफिटेबल प्रपोजल्स आर ड्रॉप्ड। ऑब्वियसली जो हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, जिनसे रिटर्न मिलता ही नहीं होगा, उन प्रपोजल को हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स और इन अदर वर्ड्स एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स आर देन पुट इनटू द प्रायोरिटी। उन्हें पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उन्हें कंपेयर करने के बाद में इट फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज अवेलेबल एंड अवॉइड एन अननेसेसरी एंड अ कॉस्टली डिलेज एंड अ सीरियस ओवरटर्न्स। जनरली प्रायोरिटी इज फिक्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में प्रायोरिटी फिक्स होती है? तो पहला, करंट एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। जो सबसे पहले शुरू है प्रोजेक्ट ऑलरेडी या जिनके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम्प्लीट है, वो सभी को पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। दूसरा, सेफ्टी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स नेसेसरी टू कैरी ऑन द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, वो सभी प्रोजेक्ट पहले आएंगे। देन प्रोजेक्ट्स ऑफ द मेंटेनिंग द प्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारी एफिशिएंसी जो फर्म की है उसे मेंटेन करेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग वहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे। और लास्ट में आता है प्रोजेक्ट्स फॉर द सप्लीमेंटिंग द इनकम प्रोजेक्ट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अगर कहीं न्यू प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए इनकम एक्सपेंशन अगर होता होगा तो वो भी हम लोग वहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। ये कैटेगराइज करते वक्त, इन्हें प्रायोरिटाइज करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो ज़्यादातर उनको इम्पोर्टेंस के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे या नंबर्स करेंगे, राइट। तो इन सभी को कंसीडर करते वक्त ये प्रायोरिटीज कब होगी, तो जब हमारे पास में मल्टीपल प्रोजेक्ट के प्रपोजल होंगे तब। अगर सिंगल प्रपोजल होगा तो इस तरह का कुछ कैटेगराइजेशन या प्रायोरिटाइजेशन करना जरूरी होगा ही नहीं। देन फाइनल अप्रूवल, अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो उन प्रपोजल्स को एक बार प्रायोरिटाइज कर दिया तो उसमें से प्रपोजल्स फाइनली रिकमेंडेड बाय द कमिटी। कौन सी कमिटी? जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पे देखी थी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमिटी होती है, जिन्हें ये सब कुछ डिसाइड करना होता है, तो वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और उसके बाद उनके पास ये सभी प्रपोजल्स जो दिए होते हैं वो रिकमेंड जो करते हैं वो सेंड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द डिटेल रिपोर्ट। ये डिटेल रिपोर्ट क्या होता है, तो वही हम लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। बोथ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑफ सोर्सेस ऑफ द फंड्स, बोथ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सोर्सेस ऑफ फंड्स टू मीट देम, मतलब जितना हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा और उसके लिए कितना पैसा हम लोगों को कहाँ से कलेक्ट करना होगा या कहाँ से रेज करना होगा, उन सभी से रिलेटेड एक रिपोर्ट इस तरह की कमिटी जो होती है वो रिकमेंड करती है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो एक फाइनल डिसीजन उस पर लेती है विच इज रिलेटेड टू द प्रपोजल, टेकिंग इनटू व्यू अर्जेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन the projects are then sent to the budget committee for incorporating them into the capital budget। जो प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी को वहाँ पे कैपिटल बजट की कमेटी के पास भेजा जाता है, जो हमारे आने वाले फोरकास्ट पीरियड में, आने वाले फर्दर पीरियड में जो हमारी फंडिंग्स होंगी, उन फंडिंग्स के लिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स चेक करने के लिए उन्हें जो कोई भी उन्हें अरेंजमेंट करनी होगी, नेसेसरी अरेंजमेंट करनी होगी, उसके लिए वहाँ पे उनके लिए ये सारी डिटेल रिपोर्ट सेंड की जाती है। फाइनल अप्रूवल के बाद जो लास्ट पॉइंट होता है विच इज रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज एन इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो कोई भी हम लोगों ने असेट के लिए या फिर कोई कैपिटल बजट के लिए प्रपोजल सैंक्शन किया होगा, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वहाँ पे कुछ इवैल्यूएशन के लिए फिर हमारे उसमें आने वाले प्लानिंग रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, एग्जीक्यूशन रिलेटेड सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो कवर होते हैं और उन सभी पैरामीटर्स पे उसे इवैल्यूएट किया जाता है।
क्या हम लोगों ने बजटेड इन्वेस्टमेंट जितनी थी उतनी ही इन्वेस्टमेंट की है, क्या उससे मिले हुए बजटेड रिटर्न्स जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स थे वो एस्टिमेटेड रिटर्न्स उतने ही मिले हैं, क्या उनसे मिली हुई जो रिटर्न्स है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ हमें मेजर्स लेने थे वो लिए हैं हमने या नहीं लिए हैं, वो सभी यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, राइट। तो ये सारी इवैल्यूएशन टेक्निक्स या फिर ये सारी स्टेप्स फ्रॉम द point number 1 to 6 which is related to the organization of the investment proposal, screening of the proposal, evaluation of the projects, establishing the priorities, final approval and evaluation, ये सारी हमारी कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर है। कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर जो हम लोगों ने अभी देखी उन सभी से रिलेटेड जो हम लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशन करना होता है, जो एस्टिमेशन करना होता है या एक्चुअल कैपिटल बजटिंग फोरकास्टिंग करना होता है, उसके लिए जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं वो टेक्निक्स हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ये टेक्निक्स दो अलग अलग मेथड में सिखाई जाती है, दो अलग अलग मेथड्स हैं इनकी जिसमें क्लासीफाई होती है। पहली जो है ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग ट्रेड, और दूसरी टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, राइट। इसे कंसीडर करते हो या समझते हो कैसे? पहली ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों मेथड फॉलो की जाती है। अब पेबैक पीरियड मतलब क्या? पेबैक पीरियड मतलब अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर असेट है, उस असेट को परचेस करने के लिए 2 लाख रुपीज हम लोगों को इन्वेस्ट करने हैं, और उसे इन्वेस्ट करते हुए हम लोगों को जो आफ्टर टैक्स इन्वेस्टमेंट होगी तो 2 लाख रुपीज हर साल उस पर्टिकुलर असेट में से जो रेवेन्यू या कैश इनफ्लो जनरेट होता था वो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है हमारा 20,000 रुपीज। तो अगर हम लोग पेबैक पीरियड के लिए कंसीडर करें तो एक साल में 20,000 रुपए हमें रिकवर होने वाले हैं हमारी इन्वेस्टमेंट में से। तो ऐसे 2 लाख रुपीज कंप्लीटली रिकवर कितने दिनों में होंगे? तो 2 लाख डिवाइड 20,000 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 10। तो 10 ईयर्स हम लोगों को लगेंगे वो पर्टिकुलर 2 लाख रुपए रिकवर करने के लिए। तो ये जो पीरियड है ये 10 ईयर्स जो होता ये इसे हम लोग कहते हैं पेबैक पीरियड। व्हाट इज मीन बाय पेबैक पीरियड? इट इज द रिकवरी पीरियड ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए कितना टाइम लगेगा ओवरऑल रिकवर होने के लिए। तो ये एग्जैक्टली सेम होगा क्या? ईयर्स में होगा क्या? तो नहीं, ये हर बार चेंज भी हो सकता है, राइट। इन डेज में भी हो सकता है। तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला यहाँ पर आगे दिया हुआ है। किस तरह से पेबैक पीरियड किया जाता है? एक, कैश इनफ्लो आर कांस्टेंट, अगर कैश इनफ्लोस जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे तो, या फिर कैश इनफ्लो जो होते हैं वो अनइक्वल मतलब कांस्टेंट नहीं होंगे तो। ये दोनों मेथड्स यहाँ पर कंसीडर होती है, जिसमें से पहली अगर कांस्टेंट होते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला है टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन द एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश इनफ्लो। जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया आप लोगों को, 2 लाख अपॉन 20,000, 2 लाख अपॉन 20,000 टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज जो हम लोगों को परचेस इन्वेस्टमेंट असेट परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी वो। दूसरा एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो कोई फुल ईयर में हम लोग जो आफ्टर टैक्स इनफ्लो होता है, आफ्टर टैक्स क्यों, जो कोई भी रिटर्न हम लोगों को मिलेंगे उनके ऊपर हम लोगों को इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो नेट कैश इनफ्लो होगा वो नेट कैश इनफ्लो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो है कैश इनफ्लो जब इक्वल नहीं होता है तब के लिए। तो पेबैक पीरियड जो होता है वो पेबैक पीरियड कंसीडर करते हो, कैलकुलेट करते हो फुल ईयर्स अंटिल द रिकवरी, जब तक वो रिकवरी कंप्लीट नहीं होती, मतलब वो सभी साल या कंप्लीट ईयर्स हम लोग वहां पे कंसीडर करते हैं। अनरिकवर्ड कॉस्ट अपॉन प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट अपॉन द कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अनरिकवर्ड कॉस्ट मतलब कौन सी? तो जो हमारी आने वाली इन्वेस्टमेंट है तो उन इन्वेस्टमेंट में से जो कैश फ्लो होंगे वो कैश फ्लो जितने भी हमारे पर ईयर के लिए होंगे उनका एक प्रपोर्शन हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये जब कैश फ्लोज हमारे इक्वल या अनइक्वल होंगे तो उनके लिए हम लोग इस तरह से दो अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं विच इज रिलेटेड टू द अगेन ट्रेडिशनल मेथड विच इंक्लूड्स द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के लिए फॉर्मूला है एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट अपॉन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
सिंपल जो हम लोग रेट है, परसेंटेज रेट होता है, उस रेट को कंसीडर करके यहाँ पर कैलकुलेट करके उन जो परसेंटेज ज़्यादा होंगे उससे हम लोग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से कितना होगा, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना वैल्यू होगा मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ होगी, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ होगी और उसके ऊपर मिलने वाला जो प्रॉफिट है, और उसके ऊपर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो पर ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा है 10,000 रुपीज़। तो अगर हम लोगों को इसे कैलकुलेट करना होगा तो सिंपली हम लोग क्या वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, विच विल गिव अस द फिगर्स लाइक दिस 10,000 अपॉन 50,000 into 100. Ultimately the answer will be 20% per annum. ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा, राइट। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब ज्यादा होगा तब हम लोग उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, व्हेन इट इज रिलेटेड टू द कंपैरिजन कब, तो जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर करते हो, एक प्रोजेक्ट का 20% है और दूसरे प्रोजेक्ट का 25% है, तो ऑब्वियसली जहां पर 25% रिटर्न मिल रहा होगा हम लोग वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला। वही अगर पेबैक पीरियड के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो पेबैक पीरियड के लिए किस तरह से कंसीडर होगा, जहां पर पेबैक पीरियड जो होगा वो पेबैक पीरियड जहां कम होगा, लेसर विल बी एक्सेप्ट बेटर, जहां पे कम होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इसी क्वेश्चन की तरह 50,000 रुपीज की, और 50,000 की इन्वेस्टमेंट हम लोगों को 3 साल में एक प्रपोजल से रिकवर हो रही है और दूसरे प्रपोजल में 1 साल में ही वो रिकवर हो रही है, तो ऑब्वियसली 50,000 रुपीज जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिलीज हमें 1 साल में अगर मिलके हो रही है, 12 मंथ्स में अगर रिकवर हो रही है, तो हम लोग उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो जहां पर पेबैक पीरियड कम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे कंसिडर किया जाता है। इनके लिए समरी हम लोग आगे चल के देखने ही वाले हैं, राइट। नेक्स्ट दूसरी जो मेन टेक्निक्स होती है वो मेन टेक्निक्स में हम लोग लेते हैं जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है। एक जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में आने वाली पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों टेक्निक्स। दूसरी टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज में आने वाली कुछ टेक्निक्स, जिनमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये सभी टेक्निक्स यूज की जाती है। इनमें से कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है, कुछ सिर्फ हमें थ्योरेटिकल पर्पस के लिए सीखनी है, राइट। तो पहले लेते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करते वक्त फॉर्मूला होगा, किस तरह से कंसीडर होगा, तो फॉर एग्जांपल इसे फॉर्मूला में देखने से पहले जब हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोगों ने मर्जर और एक्विजिशन में भी सीखा था कि प्रपोजल एक्सेप्ट करते वक्त हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो कंसीडर करेंगे, फिर वो हमारा कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा, तो दोनों। ऑब्वियसली जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो अगर किसी असेट को परचेस करते वक्त हम लोगों ने अगर 50,000 रुपीज वहां पे इन्वेस्ट किए हैं और उसी एसेट को परचेस करने के बाद फर्स्ट ईयर जो होगा उस फर्स्ट ईयर में हम लोगों को 10,000 रुपीज मिले, सेकेंड ईयर में हम लोगों को मिले 20,000 रुपीज, थर्ड ईयर में मिले हम लोगों को 50,000 रुपीज या सॉरी 20,000 रुपीज। तो टोटल परचेस की हुई इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 के लिए हम लोगों को अलग अलग ईयर में अलग अलग कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं, लेकिन ये कैश फ्लो आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए। तो जो वैल्यू 50,000 रुपीज की आज है
क्या वही आने वाले तीसरे साल में भी होगी? नहीं। तो उनके लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जिसे हम लोग पीवी फैक्टर कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर इस्तेमाल करके हम लोग इंडिविजुअल ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू, हर एक ईयर के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके लेते हैं, राइट। और यही नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो टोटल होती है, उन टोटल को कंसीडर करते वक्त, इसी नेट प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कंसीडर करते वक्त इन सभी की जो टोटल होगी, वो टोटल हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ टोटल कैश इनफ्लो, CIF जिसे हम लोग कहते हैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये टोटल जो कुछ भी हमारी मिलेगी, ये टोटल कैश इनफ्लो और टोटल कैश आउटफ्लो जो हमारा परचेस करते वक्त पे किया था हम लोगों ने, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। जब टोटल कैश इनफ्लो हमारी टोटल कैश आउटफ्लो से ज्यादा होगी, जब हमें इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी, तब हम लोग वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो डिसाइड करता है, राइट। तो इनके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिंपल है, इसी के बेस पे फॉर्मूला देख लो। द नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज मतलब टोटल इनफ्लोज, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो हमारी परचेस करने के लिए होंगी। इन दोनों का डिफरेंस जो कुछ भी होगा, उसके बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम लोगों ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में अगर हम लोग सोचें, तो फॉर एग्जांपल कैश इनफ्लो हमारा 70,000 है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो हमारा 50,000 रुपीज है। तो 20,000 रुपीज जो हमें सरप्लस इनफ्लोज मिलने वाले वो ज्यादा है, तो हम लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। ये थी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हमें इस तरह से यूज करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इन दोनों का प्रपोर्शन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उनके रेशियोज परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैश इनफ्लोज कौन से होंगे? तो जो हमारे अभी कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने, सपोज फॉर एग्जांपल वो 70,000 हमारे कैश इनफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फॉर एग्जांपल इसी के आगे हम लोग सीख लेते हैं। अगर सपोज कैश इनफ्लो, एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज 70,000 रुपीज एंड एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इज 50,000 रुपीज। तो in that case the value calculation will be 70,000 upon 50,000 into 100, इंटू 100 करो या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 70,000 अपॉन 50,000 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली जो वैल्यू मिलेगी वो हमें प्लस में मिलेगी, जो परसेंटेज होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट। तो 70,000 अपॉन 50,000, राइट, इंटू 100, तो ऑलमोस्ट 140% जो वैल्यू होगी वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना 140% होगी या फिर 14 टाइम्स होगी, राइट। तो यहाँ पर 100 से अगर ज्यादा होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे, राइट। ये थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए फॉर्मूला और उनके मेथड। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर एडिशनल ये कैलकुलेशन सीखते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं। IRR इज द डिस्काउंटिंग रेट that makes the present value of the project's estimated cash inflow equal to the present value of the project estimated to the cash outflow। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने ऊपर पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में सीखा था, व्हाट इज मीन बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पीवी ऑफ कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, उन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे।
अगर वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हम लोग उसे रिजेक्ट करेंगे। आईआरआर क्या करता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ये दोनों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या रेट होगा वो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए प्रोवाइड करता है। इनके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस तरह से कुछ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, और आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है द लोअर रेट प्लस लोअर रेट ऑफ एनपीवी एंड लोअर रेट ऑफ एनपीवी एंड हायर रेट ऑफ एनपीवी, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज प्रीमियम इनटू डिफरेंस इन रेट, जो हायर रेट और लोअर रेट होगा उनका। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, इन फॉर्मूला को हम लोगों को एग्जाम जो हमारे नोट्स होंगे, जो हमारी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करते हुए सीखना है। स्टेप्स कैलकुलेट करते हो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूलाज हैं उनके लिए कैलकुलेट करते हो। पहले कैलकुलेट द फेक पे बैक पीरियड। फेक पे बैक पीरियड मतलब क्या, एक अप्रोक्सीमेटली पे बैक पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज एनुअल कैश फ्लो, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिए हुई इंफॉर्मेशन से मिलेगा। उसके बाद locate the above figures in the present value of annuity factor table and take this discount rate to start the calculation of the IRR। जो डिस्काउंटिंग रेट होगा वो डिस्काउंटिंग रेट कहाँ से मिलेगा हमें, तो एन्युटी फैक्टर के टेबल से मिलेगा। ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम्स में एन्युटी फैक्टर ऑलरेडी दिया होता है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के मर्जर और एक्विजिशंस में सीखे हैं, राइट, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी सीखे हैं। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशन सीखने हैं, करने हैं। ओके, तो ये थी हमारी स्टेप्स फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है विच इज रिलेटेड टू द मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन्हें सीखते वक्त जो वैल्यूज जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को कंसीडर करते वक्त हमें एडिशनली कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करना है, तो इट इज द डिस्काउंट रेट एट विच द मॉडिफाइड एनपीवी इज जीरो। जो एनपीवी होगी उनके लिए टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करके जो फिगर मिलेगी वो हमारे लिए मॉडिफाइड एनपीवी हम लोग कंसिडर करेंगे। व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू, एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड के बाद, एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम लोगों के पास जितनी भी टर्म आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए होगी, तो उसमें ग्रोथ रेट कंसीडर करके हम लोग फ्यूचर सेवरल पीरियड के लिए वहां पे एक वैल्यू कंसीडर करते हैं कि ये कैश इनफ्लो होगी, उससे हम लोग टर्मिनल वैल्यू कहते हैं, राइट। अल्टीमेटली द मॉडिफाइड रिटर्न में क्या करना है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रीइन्वेस्टमेंट रेट आर सेपरेटली गिवन देन वी कैलकुलेट द मॉडिफाइड एनपीवी। कब करना है कैलकुलेट, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल और री इन्वेस्टमेंट रेट दोनों अलग अलग दिए होंगे, तभी हम लोगों को इस तरह के मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने होंगे। उस मेथड को फॉलो करना है कैपिटल बजटिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विच इज रिलेटेड टू द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अल्टीमेटली जो पे बैक पीरियड हम लोगों ने सीखा था, उस पे बैक पीरियड के लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला जो पे बैक पीरियड का था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि पे बैक पीरियड लेसर विल बी बेटर। वही सेम टेक्निक यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, बट विद द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो होंगे वो हम लोग डिस्काउंटिंग रेट पे कंसिडर करेंगे। तो द डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड यूजेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ project's estimated cash flows. It is the number of years it takes a project to recover its initial investment in present value terms, and discounting payback period must be greater than the simple payback period। मतलब क्या कि जो हम लोगों ने यहाँ पर पेबैक पीरियड के लिए टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा था और एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश आउट इनफ्लो लिखे थे, तो उन नेट कैश इनफ्लो के लिए कंसीडर करते वक्त हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो कंसीडर करेंगे। मतलब सेवरल ईयर्स में जो रिटर्न मिलने वाले हैं उन रिटर्न्स को हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये थी सभी मेथड्स। कौन कौन सी मेथड हम लोगों ने सीखी है कैलकुलेशन के लिए, तो वो सभी मेथड्स यहाँ पर 5 अलग अलग मेथड्स हैं, 5 और 2 टोटल 7 मेथड्स हैं। उनमें से टोटल ओवरऑल ट्रेडिशनल के लिए 2 और डिस्काउंटिंग के लिए 3, ऐसे टोटल 5 मेन मेथड्स हैं। पहली पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। इन सभी के लिए जो समरी
मतलब कब कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट करना है इंडिविजुअल मेथड के थ्रू, उसके लिए एक समरी चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इस समरी चार्ट को आप लोग देख सकते हो। अगर नॉन डिस्काउंटिंग में आने वाले पे बैक पीरियड के बेसिस पे अगर हम लोग चलते हैं, तो व्हेन द पे बैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल्स टू maximum acceptable payback period, then it will be the accepted। मतलब पेबैक पीरियड के लिए क्या कंसीडर करना है कि जितना कम होगा उतना पेबैक पीरियड के लिए अच्छा होगा, अगर वो ज्यादा होगा तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पेबैक पीरियड, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड ये कहाँ से मिलेगा, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड ये हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस की हम लोगों को कोई असेट परचेस करनी है और उस असेट को परचेस करने के बाद 5 साल में वो रिकवर होना चाहिए। अगर 5 साल तक या 5 साल से कम पीरियड तक हमारी अमाउंट रिकवर होती है तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अल्टीमेटली पेबैक पीरियड के लिए क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट विद द लिस्ट पेबैक पीरियड शुड बी सिलेक्टेड, लेसर विल बी बेटर। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए अगेन सेम उसी तरह से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैक्सिमम अकाउंट एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ये भी हम लोग स्टैंडर्ड वाइज डिसाइड करके रखेंगे, और उसके बेसिस पे जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो उससे अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू होगा तो उसे रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टैंडर्ड रखा था कि हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 25% मिलना चाहिए, हमें 29% मिला है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के परसेंटेज ज्यादा है, रिटर्न के परसेंटेज ज्यादा है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वही रिटर्न 18% होता तो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है तो हम लोग उस प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। द प्रोजेक्ट विद द मैक्सिमम ARR शुड बी सिलेक्टेड, दिस विल बी द क्राइटेरिया। देन इन केस ऑफ अ डिस्काउंटेड, इन केस ऑफ अ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, डिस्काउंटिंग मेथड्स, तो उसमें क्या आएगा, तो पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हेन द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्टेड। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज ज्यादा हो गए और कैश आउटफ्लो कम हो गए तो प्रोजेक्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट करो, राइट। कौन सी कैश इनफ्लो और कौन सी कैश आउटफ्लो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, right? The project with the highest positive NPV should be selected. In case of profitability, profitability index, in case it is greater than 1, accept it, otherwise reject it. When the net present value is same, project with the highest profitability index should be selected. जितनी ज़्यादा होगी profitability index वो हमारे लिए ज़्यादा होगी, उसे हम लोग select करेंगे। Next, last point that is related to the internal rate of return, which is the third most important factor in the method in the discounting methods. That is when the IRR, internal rate of return, is greater than the K. What is K? This is the cost of equity, right? Cost of equity or cost of capital, then it is accepted. तो जो हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट के रिटर्न से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न, जो हम लोग फंड्स रेज कर रहे हैं उन फंड्स रेज करते वक्त जितना हम लोग इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करने वाले हैं वो रेट, जो कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा तो हम लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उस प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। प्रपोजल जितना ज्यादा रेट जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम IRR शुड बी सिलेक्टेड। व्हेन IRR मतलब क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल कोई असेट है, उस असेट को हम लोगों ने परचेस किया, परचेस करने के बाद हम लोगों को उसमें से 25% के रिटर्न मिल रहे थे सॉरी, अगर वो 25% के रिटर्न है और उस पर्टिकुलर असेट को परचेस करने के लिए जो हम लोगों ने फंडिंग रेज की थी तो उसके लिए हम लोगों के पास में 30% से हम लोगों ने लोन लिया था, तो हम लोग ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न जनरेट करके भी 5% का लॉस वहां पे बेयर कर सकता है, तो वो 5% का लॉस वहां पे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, जो कम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो हम लोग वहां पे प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम लोगों को अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन हमारे प्रपोजल के लिए हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड एंड विच शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल आंसर देने के लिए ये चार्ट हमें काम में आता है। ये चार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप लोग आसानी से लर्न कर सकते हो या सोच समझ के लॉजिकली भी आंसर कर सकते हो। लॉजिक एक ही है,
जब जितना हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है ऑब्वियसली एक्सेप्ट इट, अदरवाइज रिजेक्ट इट, राइट। अगर ये हमेशा जीरो के लेवल पे होगा, इक्वल्स टू लेवल के लिए होगा, जो हमारे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज है दोनों, या फिर रिटर्न्स के रेट है वो भी, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो अगर इक्वल लेवल पे होगी, तो इट इज रिलेटेड टू दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि वेदर टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन और नॉट। वो एक्सेप्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, राइट। तो आज के लिए जो हम लोगों ने सीखा है वो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड टेक्निक्स, प्रोसीजर, बजटिंग प्रपोजल्स, बजटिंग प्रोजेक्ट्स, देन सिग्निफिकेंस, नेचर और इंट्रोडक्शन, ये सभी जो टॉपिक हम लोगों ने सीखे हैं ये हमारी थियरी, जो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड बेसिक थियरी है उस सभी को क्लियर करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एडिशनली सीखते जाएंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आप लोगों को उसके लिए आने वाले अलग अलग क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उनके लिए होगा, राइट। तो आज के लिए कैपिटल बजटिंग के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो यहाँ पर थियरी लेक्चर खत्म हो चुका है।